के नेता भी इस बात को हमेशा उठाते हैं जब चुनाव होते हैं, तो वो इस बात का बड़ा जिक्र करते हैं कि तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त, ये सब आरोप बहुत लगाए जाते हैं। हमने हरियाणा में देखा कि रुझान और एग्जिट पोल जो थे शुरू में वो कुछ और दिखा रहे थे, परिणाम लास्ट तक जाते जाते बदल गए। वहां हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आरोप लग रहे हैं। प्रियंका जी, जब कोई विकास का विजन ना हो, स्पष्ट कोई नेतृत्व ना हो, तो वो बगले झांकने के लिए इसी प्रकार के बहाने लेते हैं। अभी देखिए रिजल्ट आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ईवीएम के नाम का रोना इनका शुरू हो चुका है। जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है, लोकतांत्रिक बिल्कुल व्यवस्थित हो जाती है, और जहां ये हार जाते हैं वहां ये बिना आरोप लगा करके एक तरफ हो जाते हैं। अगर हम बात करें तोड़फोड़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले 530-520 विधायकों को तोड़ना और अपनी सरकार बनाना, ये उदाहरण किसने स्थापित किया? थोड़ा सा अपना इतिहास पढ़ लीजिए। इसके बाद कि अगर जिस इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था, अमान्य मान दिया गया था, तो उसके बाद में आपातकाल लगा करके जो अपनी स्थापना की गई और रूल किया गया जिस प्रकार से फिर से इलेक्शन कराए गए, तो ये एक उदाहरण किसने प्रस्तुत किया था? फिरोज भाई शायद उसको भी जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबको अपना अपना इतिहास बहुत अच्छे से मालूम होता है। ठीक है, तो ये जो बातें जो खुद करते हैं और आज बात करने लग जाते हैं ईवीएम के नाम से रोने का, तो मतपेटियां जिस समय उड़ा ली जाती थी और मतपेटियां कचरे के डब्बे में जिस तरीके से मतपत्र मिलते थे, वो दिन भी नहीं भूले तो बेहतर होगा। तो प्रियंका जी एक बात बताइए, ये जो नारा लगा एक है तो सेफ है, महाराष्ट्र में क्या वाकई में एक है सब, या अंदर कुछ अलग ही गुटबाजी चल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अपनी अपनी सबकी एक रणनीति होती है, सबको लगता है अपने विचार सही रखते, विचार रखना भी चाहिए, उसके बाद ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। विचारों को आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता हर एक लोकतांत्रिक या उनका राजनीतिक पार्टी में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपने स्ट्रेटेजी से चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का अगर विघटन है तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। एक इस्तीफे का नारा बार बार इसलिए लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से जातिवाद का वैमनस्यता फैलाई जा रही है, आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं हर चीज का। देखिए आप क्षेत्रवाद फैलाया जाता है, भाषावाद फैलाया जा रहा है, जातिवाद फैलाया जा रहा है, उत्तर दक्षिण किया जाता है, स्वर्ण दलित किया जा रहा है, अगाड़ी पिछाड़ी किया जा रहा है। ये क्या एक अगर हम बात करें, अगर आज 2024-2025 में हम जब चल रहे हैं, तो इस प्रकार की चर्चाएं करना मुझे तो बिल्कुल निरर्थक लगता है कि इस प्रकार बांटा जाए। हमारा विजन होना चाहिए उन समस्याओं के ऊपर गौर करना जिसके कारण हमारे देश का नुकसान हो रहा है या राष्ट्र का निर्माण में परेशानी आ रही है। हमें आहूत करना चाहिए सभी युवाओं को, सभी नारी शक्ति को, जिससे अन्नदाता का भला करना चाहिए, जिसके कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 4 वर्गों में लोगों को रखा भी, जिसमें उनके कि अगर हम बात करें तो वो व्यक्ति जिसका कभी विकास नहीं हो गया, अंतिम व्यक्ति तक का हम लोग पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जाएं और उसका विकास करें, या तो हम नारी करें जिनको किसी भी, और मैं नहीं कहती, ये बड़े बड़े दार्शनिक ने कहा है कि समाज का उत्थान करने के लिए दोनों वर्गों का उत्थान होना जरूरी है, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। अन्नदाताओं की समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरीके से सरकार वचनबद्ध होकर कार्य कर रही है, और मैं तो होंगी कि ऐसे मुद्दों पर सकारात्मक तौर से साथ में आकर के हर समस्या का निराकरण ढूंढना चाहिए। अब इन सब चीजों से ऊपर हट करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग किस तरीके से हमारे पूरे देश को एक नेतृत्व दे, और अपने जो आगे हमारा भारत बढ़ चुका है, आज अगर हम सिनेरियो को देखते हैं, मैं किसी से अधिक हट के ये बात करना चाहूंगी कि आज अगर हम श्रीलंका की स्थिति देखते हैं, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की कंडीशन को देखते हैं, उस स्थिति में हमारे भारत में शांति स्थापित है, हम आगे। आज अगर हम बात करें तो एक वैश्विक, कांग्रेस के कई नेता प्रियंका जी आरोप भी लगा चुके हैं कि अगर केंद्र में यही सरकार चलती रही तो बहुत जल्द यहां भी हालात वैसे ही बनेंगे। हालांकि उसको बाद में अलग तरीके से पेश किया गया, सफाइयां भी पेश की गई, उस पर आरोप प्रत्यारोप भी चले, और इस बीच चर्चा को भी हम जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर अब रुझान आने शुरू हो गए हैं, लगभग 3 सीटों पर रुझान सामने आ भी चुके हैं,
जहां करहल में और इसके अलावा अन्य जो 9 सीटें कुल मिलाकर यहां पर की एक सपा के अभी खाते में जाती दिखाई दे रही, वहां पर बढ़त सपा के प्रत्याशी की है। तो इसके अलावा बीजेपी के भी एक जगह कैंडिडेट लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के उपचुनाव के जो अभी रुझान है, परिणाम है, वो अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान भी लिए चलेंगे अपने दर्शकों को, और महाराष्ट्र और झारखंड पर तो नजर लगातार बनी ही हुई है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या यहां की जनता ने जनादेश दिया है। और एक रिएक्शन छोटा सा इस पर मैं फिरोज भाई सिद्दीकी से लेना चाहूंगा। फिरोज भाई, अभी जिस तरह की प्रियंका जी बात कर रही थी, वो मुद्दों की राजनीति, वो विशुद्ध मुद्दों की राजनीति का जिक्र कर रही थी, लेकिन ये विशुद्ध मुद्दों की राजनीति कांग्रेस भी करने का दावा करती है कि हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बीजेपी मुद्दों से भटकाती है। तो ये जनता अब मुद्दों के आधार पर तय करेगी या क्षेत्र में हुए विकास के आधार पर तय करेगी कौन वाकई मुद्दों की राजनीति कर रहा है? पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यह नहीं बता पाई कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में क्या काम किया, झारखंड में उसने जनता के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी। वो तो बटेंगे तो कटेंगे, ये उनका नारा था। एक है सेफ है, ये उनका नारा था। अब ये जातिवाद की बात कर रही हैं। इनकी एक मुख्यमंत्री 80-20 करते हैं, एक दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इस वर्ग के लिए आज तक कोई काम नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। तो ये इन लोगों की राजनीति है ना। हम तो अगर अगला पिछड़ा कर रहे हैं तो हम तो समाजवाद की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सबको जो है बराबरी का हक मिलना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से ये चीज सामने आएगी कि किसके पास क्या है, स्थिति है, कौन सा वर्ग सब कमजोर है, कौन सा वर्ग जो है शक्तिशाली है। तो जो कमजोर वर्ग है उस वर्ग को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस उसकी बात करती है, पूरा इंडिया गठबंधन उसकी बात करता है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो वैमनस्यता फैलाने के सिवाय, सांप्रदायिक बातें करने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है? अभी वो बुलडोजर लेके घूमते थे, बुलडोजर की ये ना रैली निकाली करते थे, बुलडोजर का जो है बुलडोजर की लगा के सभाएं किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि किस तरीके से आपका संविधान में विश्वास नहीं है और आपकी संवैधानिक सरकारें जो है वो क्या काम करती हैं, और इनके झूठ भी उजागर कर दिए। इनके अधिकारी जाके सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोल रहे थे और यहाँ जमीन पर इनके नेता कुछ और बोलते थे, तो वो भी सामने आ गया जनता के। तो जिनका संविधान में ही विश्वास नहीं है, जो गैर संवैधानिक बातें करते हैं, गैर संवैधानिक मुद्दों को उठाते हैं, अब वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो ये हंसी का आप संविधान की बात करते हैं सिद्दीकी साहब, संविधान बचाओ का नारा भी खूब कांग्रेस ने दिया है, संविधान की बात भी करते हैं। आखिर ये संविधान बचाओ का नारा कितना सफल हुआ? चूंकि हमने देख लिया कई सारे राज्यों में, हाँ असर डालता हुआ नजर आया होगा, पर सब जगह पे नहीं, कुछ ही जगह पर। इस बार भी लग रहा है आपको